गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट 6 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक जो है वो समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरतकाव्य आदि का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस नाटक में जो है शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरतकाव्य आदि का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद रघुनंदन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनंद रघुनंदन किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। क्या रखिए, नाटक के अंतर्गत आती है आनंद रघुनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लीला नाटकों की परंपरा जो है किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामलीला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत दुर्दशा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में ये लिखा, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं? तो ये किसने कहा है? तो किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में ये लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम जो है इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं? तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नाटक की गणना जो है गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो है जिसकी गिनती गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठा बेटा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, छठा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? करुणाभरण ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लच्छीराम। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जानकी मंगल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है,
जानकी मंगल में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था, तो ये भी जो है जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्पूर मंजरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नाटक की गणना जो है ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस नाटक की गणना जो है वो ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सौभाग्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक जो है वो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ बंधु। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहन राकेश का कौन सा नाटक जो है वो अधूरा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरों तले की जमीन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये पंक्ति किस नाटककार की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? तो कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेर नगरी जो है ये किस प्रकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रहसन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ का एक दिन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नाटक। ठीक है, रखिएगा नाटक के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? रंग दर्शन, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेमिचंद्र जैन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? तो अंजलि और श्रीपत ये किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंजो दीदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जो है नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका
डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोणार्क जो है ये नाटक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है, तो ये भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में जो है प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मादा कैक्टस। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध यह नाटक है, आपके सिलेबस में भी होगा, कबीरा खड़ा बाजार में। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो है इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूप का एक टुकड़ा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बादल की मृत्यु। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखा है? अंडे के छिलके, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ये लिखा है मोहन राकेश ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हंस। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती है? तो इनमें से किस साहित्यकार की गणना जो है वो एकांकीकारों में नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राइक। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक घूंट। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्न की गाथा वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में जो है एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ मेरे सपने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? तो पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू
एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नाटक किसका है? तो ये किसने लिखा है डॉक्टर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु प्रभाकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कार्नाड का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों के लेखक कौन है? किसने लिखा ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय तेंदुलकर। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? तो इनमें से जो है दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक कंठ विष पाई। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है जिसके लेखक हबीब तनवीर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्ला बोल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य के पहली किरण तक नाटक किसका है? तो सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? तो स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेठ गोविंद दास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में जो है समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग रास्ते। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इस नाटक में जो है समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस नाटककार ने जो है या किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टिल और एडिसन कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोखा, बात और भौं निबंधों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोंतेड। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस रचना में जो है या किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव शंभू के चिट्ठे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में जो है व्यंग्य शैली प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, म्युनिसिपालिटी के कारनामे। तो म्युनिसिपालिटी के कारनामे जो है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यंग्य शैली प्रभावी है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा निबंध जो है पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आम फिर बौरा गए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज का सपना निबंध किसका है? तो राजा भोज का सपना निबंध किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध ये निबंध है, कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कछुआ धर्म। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, वैश्वाड़ी या ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, वैश्वाड़ी या ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध की श्रेणी में आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा जो है शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोविकार संबंधी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे जो है प्रसिद्धि मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यानिवास मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन निबंध संग्रहों में बाल कृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन निबंध संग्रहों में बाल कृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य सरोज। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार के निबंध के अंतर्गत आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन जो है किस निबंधकार के निबंध में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंध रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचार प्रवाह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक निबंध संग्रहों में किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक निबंध संग्रहों में किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आस्था के चरण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गेहूं और गुलाब निबंध जो है ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो निबंध की श्रेणी में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी और प्रेम। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयोगिता स्वयंवर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जो है जयपुर से निकाला है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समालोचक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कविता क्या है शीर्षक निबंध किसका है? तो कविता क्या है शीर्षक निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काव्य में रहस्यवाद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी की वाग्विभूति। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया है? तो पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? तो आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चन सिंह। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन पुस्तकों में कौन सी जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई कविता के प्रतिमान। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका में प्रकाशन से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुसंधान परक आलोचना का विकास जो है किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छायावाद पुनः मूल्यांकन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, छायावाद पुनः मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन आलोचनात्मक कृतियों में से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा और समाज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी नवरत्न। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? तो इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से जो है आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फिलहाल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति जो है निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी कृति जो है वो निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिखी कागज कोरे। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन किस निबंधकार का है? तो साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद की विलायती उत्थान माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने जो है भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विजयदेव नारायण शाही। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा के इलाचंद जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण 100 हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।